हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, अभी हम अप्रैल के आखिरी सप्ताह के आखिरी दिनों में आ गए हैं। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि मई के आखिरी में यूपीएससी का 2025 का प्री होना बाकी है। तो अभी हम कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहेंगे वो यहाँ तो बेशक है कि यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। अब जो भी हमारी तैयारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2026 को लेकर। ठीक है, तो अभी एक नई रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को समझेंगे, उसके बाद इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, गवर्नेंस एंड रिपोर्ट्स, इसका सब टाइटल रखा गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन क्या है, आप सभी जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो 14 से 18 तक चला था, 1914 से 1918 तक, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने उद्देश्यों में विफल रहा। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों लीग ऑफ नेशंस विफल रहा? क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को बनाया ही इसलिए गया था ताकि फिर से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यूनाइटेड नेशन बनाया जाता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स में सफल रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोई दूसरा वर्ल्ड वॉर हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सफलता है, ये जो श्रेय दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है यूनाइटेड नेशन को, क्या ये उसको मिलना चाहिए? जी नहीं। इसमें यूनाइटेड नेशन ने कोई ऐसी रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके। बल्कि सच्चाई तो ये है कि अपने उद्देश्यों, अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने सिग्निफिकेंस को भी रिलेवेंट भी नहीं रख पा रहा है। बहुत बार इसमें रिफॉर्म्स की कोशिशें होती रहती है। यूनाइटेड नेशंस के 15 सदस्य देश होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं, जो कि हर 2 साल पे बदले जाते हैं। अभी जो 5 परमानेंट मेंबर है, आप इसमें देखिए कौन कौन से लोग हैं। यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया और यूके। तो ये 5 देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं। अभी आप देखिए, अगर मैं बात करूँ यूरोप की, तो इसमें यूरोप के कितने कंट्री आ जाते हैं? फ्रांस, रशिया को भी आप यूरोप का ही पार्ट मानेंगे, और यूके। ये जो 3 ऐसे देश हैं जो कि यूरोप में आ जाते हैं। यूएसए एक अलग नॉर्थ अमेरिका का एक देश हो गया, और चाइना एशिया में आता है। अभी आप देख लीजिए कि जो अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि एशिया में भी जो बृहत रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, दुनिया का जो सबसे बड़ा महादेश है, वहाँ पे इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से किसी एक को होना चाहिए था। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि लैटिन अमेरिका के कोई देश इसमें नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसमें जो बहुत ही ज़्यादा बायसनेस है, मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को असर्ट करती हैं, और अमेरिका तो यूरोप का ही एक तरह से चचेरा में मेरा भाई ही है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चाइना ही है। तो समय समय तक में इसमें क्या बोला जाता है, रिफॉर्म्स की गुंजाइश की जाती है, बात करी जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन के, तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। प्री के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया। इसमें बोला गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्दी ही हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा ग्लोबल पॉलिसी कंसेंसस को बनाने के लिए, ऑन इक्विटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोलिडरिटी के लिए। एम किया गया इसमें राइजिंग इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी और डिक्लाइनिंग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया भर के देश एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से ट्रस्ट डिफिसिट को शो कर रहे हैं, उसको इस रिपोर्ट में बहुत ही प्रमुखता से हाईलाइट किया गया था। की समरी क्या रहेगा इसमें? अब यहाँ से आप अपने माफ कीजिएगा, मेंस के लिए आपको यहाँ से मटेरियल मिल सकता है। जैसे कि इनइक्वालिटी के मामले में आप इसको कोट कर सकते हैं कि 1% जो होल्डिंग है वो मतलब 1% पर्सन के पास 95% वेल्थ है। आप इस बात को हमेशा कोट अनकोट बोला ही जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, दुनिया के 2/3 देशों में, अगर मैं 196 ही मान के चलूं, तो इतने देशों में ये इनइक्वालिटी बढ़ता ही जा रहा है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिल रहा है।
फ्रेजाइल लाइवलीहुड, लोग बेयर मिनिमम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल जो ट्रस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, जैसे कि 50% ऑफ द पीपल ग्लोबली रिपोर्ट लो और नो ट्रस्ट इन गवर्नमेंट ड्रिवन बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मिस इन्फॉर्मेशन और गवर्नेंस फेल्यूर। तो वहाँ के लोगों का ही अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे, गवर्नेंस की जो इंस्टीट्यूशन है उस पर ही भरोसा नहीं है। क्लाइमेट एंड कन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट्स, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन के बीच एक अनंत काल के लिए युद्ध की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिला होगा कि गाजा में इजराइल ने किस तरीके से बम बाजी किया है। इजराइल के पास अपने तर्क हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो दुनिया अलग अलग चीज़ों में उलझी पड़ी हुई है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। पॉजिटिव ट्रेंड्स क्या है इसका अगर मैं बात करूँ इसके पॉजिटिव ट्रेंड्स की, तो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लगभग 1 बिलियन पीपल जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी से वो बाहर निकले हैं 1995 की से अभी तक। एजुकेशनल और हेल्थ में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला है। सोशल इंक्लूजन एफर्ट्स सरकारों ने लगाए हैं, ऐसा ही रिपोर्ट बताती है। रिकग्निशन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो है लेकिन उसको रिकग्नाइज भी किया गया कि जी हाँ बिल्कुल है और हम इस पे काम करते रहेंगे अनवरत। निगेटिव की बात करूँ इस रिपोर्ट में, ऐसे निगेटिव्स क्या क्या है, तो परसिस्टेंट इनइक्वालिटी, सिर्फ एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा, इनइक्वालिटी है उसको ठीक करना पड़ेगा। लाइवलीहुड, जीवन जीने की जो जरूरतें उसकी इनसिक्योरिटी है। लो ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से बात की जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, और डिजिटल फटीग, डिजिटल पोलराइजेशन, जिस तरीके से रूमर्स फैलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि एक हार्मनी के लिए बहुत ही निगेटिव चीज़ है। फ्रेजाइल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस तो हो रहा है लेकिन उसमें हम लोग बहुत ही एक महंगा कॉस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही निगेटिव तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ की डेवलपमेंट। पॉलिसी गैप्स आइडेंटिफाइड करे गए हैं इसमें, देखते हैं कौन कौन से हैं। वीक सोशल प्रोटेक्शन, अनफेयर टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है वेल्थ कंसंट्रेशन को और बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ा रहा है। किसी एक पर्सन के पास ही बहुत से ज़्यादा टैक्सेस हो रहे हैं, जबकि टैक्सेस प्रोग्रेसिव होने चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होने चाहिए। मैं आपको 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स को रखा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के कैटेगरी में। क्यों, मैं बताता हूँ। और अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी को रखा जाता है नेगेटिव टैक्सेशन के कैटेगरी में। अभी देखिए, अगर पॉजिटिव टैक्सेशन क्या हो गया, इनकम टैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकम टैक्स हो गया एक पॉजिटिव टैक्सेशन। कैसे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अर्न करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी देखिए 12 लाख पर सरकार ने रिबेट कर दिया है। इसी के साथ साथ जीएसटी, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो या आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ हो, आपको किसी प्रोडक्ट पे अगर 12% जीएसटी है, 5% जीएसटी है, 18% जीएसटी है, तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। फिर अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स में लैक ऑफ फंडिंग देखने को मिल रहा है फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भी एक बहुत ही चिंता का विषय इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल और रिजिलियंट सोसाइटीज को एस्टेब्लिश करना होगा, फेयर टैक्सेशन सिस्टम लगाना होगा, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन चाहिए होगा, और इसी के साथ साथ रिन्यूड मल्टीलैटरलिज्म, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को जितने भी अलग अलग संगठन है उनको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। आगे का क्या रास्ता हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा, फेयर टैक्सेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना होगा अपने इंस्टीट्यूशंस को, क्लाइमेट रेजिलियंस को सपोर्ट करना होगा और इनहेंस करना होगा मल्टीलैटरलिज्म को, जो कि पहले ही हम लोगों ने इसकी बात की है। इस रिपोर्ट के कंक्लूजन की अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें बोला गया है की मैसेज क्या है, हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिक एडवांसेस हुए हैं, इनसिक्योरिटी भी बढ़ी है, इनइक्वालिटीज भी बढ़े हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्टेबलाइज करती हैं सोसाइटीज को। और ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूसिव, रिजिलियंट एंड पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल्स इज क्रूशियल। समय की जरूरत है कि हमें एक पीपल सेंट्रिक हमारे मेजर्स होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, जो कि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और पॉलिसी एक्शन को तोड़ते हुए एक नए साइकिल की शुरुआत की जाए,
जहाँ पे हर किसी के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि 95% वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास है, तो इसको वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। और इन सारे चीज़ों को जब तक हम नए मुद्दे तक नहीं लेकर जाएंगे तब तक इसका कोई समाधान हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा ईवेन के द्वारा जो सोशल रिपोर्ट्स जारी किया गया है उसके कुछ इनसाइट्स को। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।